Hello, good afternoon, and welcome to Mehra Classes. I am Shalini Joshi, your political science educator at Mehra Classes. आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को मैं बता देना चाहती हूँ, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एमपी सेट पॉलिटिकल साइंस के थ्रू, तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स जो कि आपको मेहरा क्लासेस की एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, जहां पर पॉलिटिकल साइंस के सारी यूनिट्स आपको कवर कराई जा रही हैं। हमारा जो 2025-26 का जो बैच है वो ऑनगोइंग है ना। तो प्लीज फटाफट से इसमें एनरोल कीजिए, जिससे आपको सारी जानकारी, सारी अपडेट्स आपके एग्जाम से रिलेटेड मिलती रहे, है ना। आप इस को लेने के लिए ज्यादा वेट मत कीजिए, क्योंकि समय निकलता जा रहा है। आपका एग्जाम होने वाला है 11 जनवरी को 2026। सो आपके लिए पास में सीमित समय है और आपके पास में एक बहुत ही अच्छा ऑफर के थ्रू हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं 2999 में। इसको जल्दी से ग्रैब कीजिए, बिकॉज योर प्रिपरेशन अगर आप चाहते हैं कि अच्छी हो जाए तो फटाफट से हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, एमपी सेट पॉलिटिकल साइंस 2025 बाय मी यानी कि शालिनी। सो कॉन्टेक्ट नंबर जो दिया गया है 9200925830 पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारे जो कि टीम मेंबर्स हैं या हमारी जो टीम है आपसे कांटेक्ट करेगी। न्यू जो हमारा बैच है, कोर्स के जो फीचर्स है वो लॉन्च कर चुके हैं हम ऑलरेडी। सो आप जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको कोर्स का एक स्ट्रक्चर बता देती हूँ, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि हम कितनी अच्छी तरीके से और एक राइट और प्रॉपर वे में आपकी प्रिपरेशन को तैयार कर चुके हैं। सो हमारी क्लासेस ऑनगोइंग है, लाइव लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस या लेक्चर्स भी आपको हमारी ऐप पर ही अवेलेबल होंगे। आप हमारी डेमो सेशंस देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने आपको डेमो के लिए क्लासेस भी ली गई हैं। आप हमारे ऐप पर जाइए और मेहरा क्लासेस को एप्लीकेशन को एक्सेस करिए, अपना रजिस्ट्रेशन करके वहां पर आप जो डेमो की क्लासेस डली हुई हैं उनको एक बार एक्सेस करके देखिए। आपको जो भी लगे, जैसा लगे, आप उस कोर्स को ज्वाइन करिए, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। डाउट सेशंस हम आपको दे रहे हैं शॉर्ट नोट्स के साथ में। जो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज है वो आपको समय समय पर प्रिपरेशन में हेल्प कर रही हैं थ्रू योर ओल्ड क्लासेस, थ्रू योर टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू, पीवाईक्यूज। सो इन सभी की ऑफर्स का लाभ लेने के लिए आप वेट करेंगे तो समय निकल जाएगा, और जो आपकी एक सीट है जो कि आप पक्की कर सकते हैं एमपी सेट निकालने के बाद। सो एक एलिजिबिलिटी आप लेना चाहते हैं तो आप बार बार उसी चीज को ना सोचते हुए अपने कोर्स की डिटेल्स यहाँ से अवेलेबल हैं, आप लीजिए, हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए फटाफट। सो स्टार्ट कर लेते हैं। पिछली क्लासेस में हम यूनिट 1 को ही कवर कर रहे थे, आपने देखा होगा। यूनिट 1 हम कवर कर रहे थे और सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरीज में हम पढ़ रहे थे। पॉलिटिकल थ्योरीज में पॉलिटिकल विचार यानी राजनीतिक विचार यानी कॉन्सेप्ट्स को हम कवर कर रहे हैं। सो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स में हमने लिबर्टी कवर कर लिया है, इक्वालिटी कवर कर लिया, जिसमें आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ इसका। आप ऐप पर जाकर उसको देख सकते हैं, आपके लिए क्लासेस अवेलेबल हैं। हम जस्टिस स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज आपके टाइम की वैल्यू मैं भी समझती हूँ। जस्टिस को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम टॉपिक्स जो है कवर करने वाले हैं वो देख लीजिए आप क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, जैसा कि आप समझ सकते हैं, जस्टिस मैंने आपको लिबर्टी इक्वालिटी पढ़ाते समय भी यही बताया था कि जो भी विचारधाराएं हैं या जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलिटिकल साइंस में, बहुत ही रेलिवेंट हैं। आप यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद में यही कॉन्सेप्ट आपको यूनिट 2, 3, 4, 5 जो भी आपकी आगे आने वाली इकाइयां हैं पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस एमपी सेट में, वो सारे इसमें उपयोगी होने वाली हैं। सो इसको बहुत अच्छे से कवर करिएगा। अब जैसा हम बात कर लेते हैं जस्टिस की, इसका परिचय हम अगर देखें तो जस्टिस क्या होता है कि जब किसी देश द्वारा आपको जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है, आप जैसे किसी कंट्री में रह रहे हैं और जस्टिस की अवधारणा को अगर आप समझें तो देख पाएंगे कि आपको स्वतंत्रता दी गई है आपके संविधान द्वारा, आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं आपके संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इन अधिकार और स्वतंत्रताओं को आप जब भी ले पाएंगे या उनका उपयोग तभी कर पाएंगे जबकि आपको जस्टिस मिलेगा। अगर इनका हनन होता है, आपके मौलिक अधिकार, मौलिक स्वतंत्रताएं या आपकी जो भी पर्सनल मैटर्स होते हैं, तो उनके लिए आपको न्याय उपलब्ध है, इसीलिए आप इनका उपयोग कर पाते हैं। सो जस्टिस एक बहुत ही उपयोगी कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस में, आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। इसका इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं। डेफिनेशंस, क्या क्या किन किन थिंकर्स ने इसको डिफाइन किया है वो देखेंगे। जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है जस्टिस का, न्याय की अवधारणा क्या है इसको समझेंगे। थ्योरीज ऑफ जस्टिस को हम यहाँ पर
समझेंगे कौन कौन सी मेन थ्योरीज हैं जो कि जस्टिस से रिलेटेड थिंकर्स ने दी हैं, उनको हम समझ लेंगे। सो आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि हम जो जस्टिस कवर करने वाले हैं, जिसमें हम मेनली 4 तरह की थ्योरीज को कवर करेंगे, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चंस आपके आते हैं। प्लेटो की जो थ्योरी आपने सभी ने सुन रखी होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल ने क्या व्यू दिया है जस्टिस पर, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ऑफ रोल्स, साथ में एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ बायोलॉजिक, ये सारी 4 थ्योरीज को मेनली हम कवर करेंगे। सो आइए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सो न्याय की बात अगर हम करते हैं तो न्याय किस प्रकार से हम समझ सकते हैं इसको, सेंट अगस्टाइन के नाम पर हम समझेंगे, क्योंकि इनका नाम, इन्होंने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है, इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। ये कहते हैं रिमूव जस्टिस। अगर आप सपोज कीजिए रिमूव जस्टिस एंड व्हाट आर किंगडम्स बट गैंग्स ऑफ क्रिमिनल्स ऑन अ लार्ज स्केल। दैट मीन सेंट अगस्टाइन यहाँ पर लिटरली क्या ही कहना चाह रहे हैं, ये कहते हैं कि अगर आप न्याय को हटा दें समाज में से, और राज्य क्या है, अगर न्याय के बगैर आप राज्य को देखते हैं तो वो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बड़े पैमाने पर जो अपराधी हो या जो हम गुंडे कह लीजिए, उनका एक लार्ज स्केल पर बहुत ही बड़े अपराधियों का गिरोह हो जाएगा आपका क्या, समाज। अगर हम सोसाइटी से जस्टिस ही हटा दें, हम सोसाइटी में सबको जस्टिस ही ना प्रोवाइड करेंगे, तो वो कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक अपराधियों का गिरोह बनकर ही रह जाएगा आपका राज्य या सोसाइटी। सो प्लेटो के समय से ही न्याय का बहुत ज्यादा महत्व है। हम ये देख सकते हैं जब हमारे क्लासिकल थिंकर्स जो आए, क्लासिकल जो थिंकर्स की हम बात कर लेते हैं, तो इनके समय से लेकर ही हम जहाँ तक अभी कंटेम्पररी थिंकर्स को भी हम पढ़ते हैं, तो इन यहाँ तक आते आते न्याय एक बहुत ही प्रोमिनेंट या डोमिनेंट आइडिया के तौर पर हमारे को देखने को मिलता है पॉलिटिकल साइंस में। सो प्लेटो की अगर बात करें तो प्लेटो ने न्याय में क्या कहा है कि प्लेटो के समय से ही न्याय एक पॉलिटिकल फिलॉसफी के रूप में चला आ रहा था। सो जस्टिस इज द कोर कंसर्न, यानी कि एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट के तौर पर जस्टिस को देखा जा रहा था क्लासिकल फिलोसॉफीज में, पॉलिटिकल फिलोसॉफीज सिंस द टाइम ऑफ प्लेटो। प्लेटो के समय से ही ये चला आ रहा है। द वर्ड जस्टिस ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, ये आप समझ लीजिए। लेटिन वर्ड आता है जस्टिशिया। जस्टिशिया का अर्थ होता है ज्वाइनिंग और फिटिंग। दैट मीन्स कि आपका जुड़ना या फिट हो जाना। जस्टिसिया इससे रिलेट करता है, और ये एक आपका वर्ड है वो कि लेटिन भाषा का शब्द है, यहीं से आपका जस्टिस निकलकर सामने आता है। जॉन रॉल्स का दावा है कि जो न्याय है सामाजिक संस्थाओं का पहला गुण होना चाहिए, क्योंकि सत्य विचारों की प्रणाली होती है। इनका ये मानना है कि जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एज ट्रूथ इज ऑफ सिस्टम ऑफ थॉट्स। यानी कि आपको देखना होगा, यहाँ समझना होगा कि आपका जॉन रॉल्स क्या कहते हैं। जॉन रॉल्स कह रहे हैं कि जो सामाजिक संस्थाएं पहले से बनी हुई हैं और उनका सबसे एक ही वर्च्यू होना चाहिए, फर्स्ट वर्च्यू जिसे वो कंसिडर कर रहे हैं, वो होता है आपका न्याय। बिकॉज सत्य विचारों की ही एक प्रणाली होती है। ये इस तरीके का विचार आपके जॉन रॉल्स हमको देते हुए नजर आते हैं। कॉन्सेप्चुलाइज अगर हम करते हैं जस्टिस को, तो प्लेटो से ही स्टार्ट करेंगे। प्लेटो इन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस, प्लेटो ने अपनी थ्योरी दी है जस्टिस की, जिसमें कि आपको प्लेटो किस तरीके से न्याय की बात करते हैं मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले प्लेटो 3 तरह की बातें करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति में, उन्होंने अपना जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट दिया है उसमें वो बताते हैं कि व्यक्तियों में 3 तरह के गुण होते हैं, उनकी आत्मा के 3 तरह के गुण होते हैं, और वो गुण है, सबसे पहला आ जाएगा आपका विजडम। विजडम, फिर आ जाएगा आपका करेज, और तीसरा आ जाएगा एपिटाइट। ये 3 तरीके के गुण आपके बात करते हैं कौन, प्लेटो। इन्हीं गुणों के आधार पर व्यक्ति 3 तरह से डिवाइड उन्होंने किए हैं। इसको, जिनके पास में विजडम होगा वो मैन ऑफ गोल्ड हो जाएंगे। ये थ्योरी ऑफ जस्टिस में आपको प्लेटो की बता रही हूँ। इसको हम अलग से भी समझेंगे, जिसमें कि आपको मैं प्लेटो का जब सिद्धांत पढ़ाऊंगी या प्लेटो एज अ थिंकर पढ़ाऊंगी, तब भी आपको मैं ये बताऊंगी। सो मैन ऑफ गोल्ड, यहाँ पर मैन ऑफ सिल्वर। जो जिनके पास करेज होगा वो मैन ऑफ सिल्वर हो जाएंगे। और मैन ऑफ कॉपर की बात अगर हम करेंगे, मैन ऑफ कॉपर, जिसमें कि जिनके पास में एपिटाइट होगा मैन ऑफ कॉपर हो जाएंगे। इस तरीके से 3 तरह से डिवाइड प्लेटो करते हैं आत्मा के गुणों के आधार पर व्यक्तियों को। जो भी व्यक्ति मैन ऑफ गोल्ड होंगे वो हो जाएंगे आपके कौन, फिलोसोफर किंग, यानी कि फिलोसोफर
किंग जिनको हम कहेंगे पहले वाले, जिनके पास में मैन ऑफ गोल्ड होंगे। दूसरे वाले आपके कौन हो जाएंगे? सोल्जर्स। सोल्जर्स। और तीसरे कौन हो जाएंगे आपके, जिनके पास में मैन ऑफ कॉपर होंगे, वो हो जाएंगे आपके प्रोड्यूसर्स या ट्रेडर्स। प्रोड्यूसर्स, है ना। इस तरीके से प्लेटो डिफाइन करते हैं अपने जस्टिस के सिद्धांत को। और वो यहाँ ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो दार्शनिक शासक होगा, जिसके पास में विजडम ज्यादा होगी, तो वो दार्शनिक शासक बनेगा, जो कि उनका एजुकेशन का अपना एक थ्योरी उन्होंने दी है। जो उस एजुकेशन सिस्टम में सबसे उच्च स्तर की एजुकेशन प्राप्त कर लेगा, अपनी विजडम को प्रूफ कर देगा, वो मैन ऑफ गोल्ड होगा और उसको फिलोसोफर किंग का दर्जा दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू प्लेटो। इसके बाद में जो सोल्जर्स जो वर्ग होगा, जो 3 तरह के वर्ग की बात यहाँ प्लेटो कर रहे हैं। जो सोल्जर्स का वर्ग होगा, इनके पास में क्या होगा? करेज होगा, जो उस एजुकेशन सिस्टम में आगे की पढ़ाई में रह जाएंगे और जो एक स्टेज जो डिफाइन की गई है प्लेटो के द्वारा, वहां पर फिट हो जाएंगे, तो वो सोल्जर्स के उसमें आ जाएंगे, जो मैन ऑफ सिल्वर होंगे। इनके पास में करेज का गुण अधिक होगा और ये सोल्जर वर्ग को रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं पर प्रोड्यूसर्स, जो कि सोल्जर से भी नीचे का निम्न वर्ग इसको कहा गया है, और ये प्रोड्यूस करेंगे बिकॉज कि इनमें कॉपर का जो मैन ऑफ कॉपर इनको डिफाइन करा है प्लेटो ने। अब बात यहाँ ये आती है कि न्याय क्या है? न्याय ये है कि ये तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करें और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, अपने अपने कार्य करें, जिससे कि हर एक वर्ग का व्यक्ति अपना कार्य करेगा और उससे कार्य विशिष्टीकरण का भी बात यहाँ पर प्लेटो करते हैं। जैसे कि आप अगर अपना अपना कार्य करेंगे, उस कार्य को सही तरीके से करने का काम भी हो जाएगा और साथ में आपको विशिष्टीकरण अपने कार्य में देखने को मिलेगा। ये तीनों वर्गों में बात उन्होंने न्याय के सिद्धांत की है। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये भी पढ़ लेते हैं। जो न्याय सिद्धांत दिया है प्लेटो ने, जैसा कि उन्होंने किसमें दिया है, ये जो पूरा थ्योरी उन्होंने दी है अपनी जस्टिस की, वो उनकी बुक है रिपब्लिक। रिपब्लिक जो बुक है उनकी बहुत ही फेमस है, जिसमें इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है आपका जस्टिस का। बात करते हैं कि जो हार्मनी बिटवीन द 3 क्लासेस, जो 3 तरह के वर्ग इन्होंने ये बताए हैं, इन तीनों में हार्मनी, यानी उनके अनुसार न्याय तब होगा जब व्यक्ति इन तीनों में ही अपना अपना कार्य करे। तीनों वर्ग आपस में एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, अपने अनुसार अपने कार्यों को करे, तो हार्मनी एक तरह से इन तीनों वर्गों में देखने को मिलती है प्लेटो के न्याय के सिद्धांत में। सो जस्टिस में वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम जस्टिस इज, क्या है जस्टिस? 1 पर्सन 1 ड्यूटी 1 क्लास और 1 वर्क, यानी कि एक व्यक्ति, न्याय तभी होगा जब एक व्यक्ति है, एक कर्तव्य, एक वर्ग और एक कार्य है, वो अपना कार्य करे। इस तरीके से यहाँ पर प्लेटो डिफाइन करते हैं आपका जस्टिस को। आगे बढ़ जाते हैं हम। प्लेटो की आपको समझ आ गई होगी जो थ्योरी उन्होंने जस्टिस के बारे में दी है। अगला जो हम सिद्धांत देख लेते हैं वो है अरस्तु का जस्टिस के ऊपर। एरिस्टोटल हैज डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटिव, करेक्टिव एंड रेसिप्रोकल जस्टिस इन हिज वर्क। क्या है उनकी बुक का नाम? जो है निकोमेचियन एथिक्स। फॉर हिम जस्टिस लाइज इन इनकॉर्पोरेटिंग कंसर्न्स ऑफ इक्वालिटी, proportional and maintenance of equilibrium. He talks about justice as proportionated equality, यानी कि अनुपातिक जस्टिस की यहाँ पर हमारे अरस्तु आपको बात करते हुए दिखाई देंगे। इनकी बुक का नाम याद रखिएगा, जो है निकोमेचियन एथिक्स, जिसमें ये 3 तरीके का न्याय बताते हैं: वितरणात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय और एक है पारस्परिक न्याय, है ना। तो इन तीनों के बीच में वो अंतर करते हुए क्या बताते हैं आपको कि न्याय समानता, आनुपातिकता और संतुलन बनाए रखने की चिंताओं को इसमें वो शामिल करते हैं। न्याय को आनुपातिक समानता के रूप में व्यक्त करते हैं आपके एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या न्याय बताया है ये आप समझ लीजिए, मैं बता देती हूँ पहले आपको। एरिस्टोटल बात करते हैं आनुपातिक न्याय की, कि जैसे अगर 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर, है ना, और 2 व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों, जैसे कि ये समझिए आप, ये कोई पिक्चर है ना। अब 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए हो गया, एक व्यक्ति हो गया आपका बी। अब ये ए व्यक्ति है, ये समझ लीजिएगा, जो ए व्यक्ति है इसकी हाइट हम समझ लेते हैं आप 5 फीट होगी, है ना। और एक बी व्यक्ति है जो कि हाइट में लंबा है, वो है आपका 6 फीट का। तो यहाँ पर ये ड्रॉ कर देती हूँ थोड़ा सा मैं, जिससे आपको समझ में आएगा। अब ये पिक्चर यहाँ पर वॉल पर टांगनी है ना, ये वॉल पर पिक्चर आपको टांगनी है।
अब ये व्यक्ति अगर टांग रहा है तो इसको इसका यहाँ पर हाइट नहीं जा रही है और ये व्यक्ति आसानी से इसको यहाँ पर प्लेस कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इसकी हाइट 6 फीट है और इसकी हाइट 5 फीट है। तो जो आपके क्या बोलते हैं अरस्तु क्या बात करते हैं यहाँ पर कि जो व्यक्ति पीछे रह रहा है, जो व्यक्ति आपका अनुपात में पीछे रह रहा है तो उसको आप पीछे रहने दीजिए, आप उसको स्टूल मत दीजिए। यहाँ पर ये बात हो रही है, ये हो गया स्टूल। यहाँ पर इसको सपोर्ट मत दीजिए जिससे कि ये ऊपर हो जाए और यहाँ पर ये भी वॉल पर पिक्चर टांग पाए या अपनी जो भी चीजें हैं वो हासिल कर पाए। यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो बी व्यक्ति है अगर वो संसाधन और अपनी जो क्षमता है तर्क के अनुसार अगर आगे बढ़ पा रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके पास में वो तर्क शक्ति है और वो उस तरीके से गुणों से भरपूर है। लेकिन अगर जो व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, यानी कि ए व्यक्ति की हम बात कर लेते तो इसको राज्य जो है इसको सपोर्ट करने की राज्य को आवश्यकता नहीं है। अलग अलग ये वर्ग हैं 2 तरह के और इन दोनों वर्गों को अपना अपना काम करने दिया जाए। राज्य इसमें इंटरफेयर ना करे। जो पीछे रह गए हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार वो पीछे रहे और जो अगर योग्यता वाला है तो वो उसके अनुसार कार्य करे। राज्य इनको आगे बढ़ाने का कार्य ना करे बल्कि जिनको जो हासिल जो कर सकते हैं उस तरीके से काम किया जाए। और प्लेटो का जो है वो उल्टा न्याय है। प्लेटो क्या कहते हैं यहाँ पर कि जो कार्य विशिष्टीकरण की बात हमें प्लेटो करते हुए दिखाई देते हैं और एरिस्टोटल यहाँ पर बात आपके करते हैं कि राज्य सपोर्ट ना करे व्यक्ति को। जो व्यक्ति जिस हिसाब से कार्य कर पा रहा है, जिसकी क्षमता है, जो कार्य वो कर सकता है, उसे वो करने दिया जाए। आनुपातिक जस्टिस की बात यहाँ पर करते हैं और यही उनका न्याय का सिद्धांत है। और जैसे हम रिजर्वेशन सिस्टम की बात करें, हमारे भारत के जो संविधान द्वारा रिजर्वेशन सिस्टम दिया गया है वो यही कहता है कि जो पीछे रह गए हैं उनको आप सहारा दीजिए, यानी कि वो भी वॉल पर अपनी पेंटिंग को हैंग कर पाए। और ये तो कर ही पा रहे हैं तो इनको तो आपको देखने की जरूरत नहीं, लेकिन जो पीछे रह गए हैं उनको राज्य सपोर्ट करे जिससे कि वो भी आगे बढ़ पाए। इस तरीके का जो स्टूल रिजर्वेशन वाला है ये हमारे रिजर्वेशन में देखने को आपको मिलेगा। जबकि प्लेटो कह रहे हैं कि अरिस्टोटल कह रहे हैं कि इसको जो पीछे रह गए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए राज्य को कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने गुणों के आधार, अपनी क्षमताओं के आधार पर आगे जा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। प्लेटो एरिस्टोटल के बाद में हम माइकल जे सैंडल की बात कर लेते हैं। उनकी एक बुक आती है जस्टिस, है ना। इसमें हैज स्टेटेड 3 अप्रोचेस ऑफ जस्टिस, यानी कि 3 तरह की अप्रोचेस की बात यहाँ पर हमको माइकल जे सैंडल करते हुए दिखाई देते हैं। पहला वो उपयोगितावादी यानी यूटिलिटेरियन अप्रोच अपनाते हैं जिसमें वो कहते हैं मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी और वेलफेयर एज जस्टिस। न्याय के रूप में जो उपयोगिता या कल्याण को अधिकतम करने की बात करते हैं। न्याय तभी होगा, इस अप्रोच के थ्रू बताना चाह रहे हैं, न्याय जब होगा जब आप अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण करें, है ना। और लिबर्टेरियन दृष्टिकोण अपनाते हुए वो कहते हैं कि न्याय पसंद की स्वतंत्रता है, यानी कि जस्टिस इज फ्रीडम ऑफ चॉइस। व्यक्ति लिबर्टेरियन अप्रोच के थ्रू वो बताना चाह रहे हैं आपको कि व्यक्ति को हर वो कार्य करने दिया जाए जो कि वो अपना चॉइस के थ्रू या चयन प्रक्रिया के थ्रू करना चाहता है। 2 तरीके, यानी कि उपयोगितावादी दृष्टिकोण भी दिखाया है उन्होंने, लिबर्टेरियन दिखाया। तीसरा वो दिखाते हैं आइडियलिस्टिक अप्रोच। न्याय के लिए वो कहते हैं न्याय सद्गुण और तर्क की खेती कर रहा है। दैट मीन्स कि जस्टिस इज कल्टिवेटिंग वर्च्यू एंड रीजनिंग। जहां पर आइडियलिस्टिक अप्रोच आती है, आपको आइडियलिस्ट में आपके प्लेटो दिखाई देंगे, आपके कन्फ्यूशियस दिखाई देंगे। तो इन विचारकों का क्या तर्क था कि हर एक व्यक्ति अपने मूल्य और अपने जो गुण हैं उनकी बात यहाँ पर ही हमको करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 3 तरीके से ये अप्रोच को फॉलो करते हुए जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं। सो अगले जस्टिस की थ्योरी हम देख लेते हैं। बहुत ही फेमस है आपकी जॉन रॉल्स की थ्योरी, जिसमें रॉल्स भी एक बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल देते हैं जिसको वो कहते हैं अंतर सिद्धांत। यहाँ पर वो बात करते हैं अंतर सिद्धांत के थ्रू 3 तरीके की आपकी बातें यहाँ पर नियम बताते हैं आपको। सबसे पहले ये जो रॉल्स का अंतर सिद्धांत या इसको हम डिफरेंस प्रिंसिपल भी कहेंगे, जो आया था कहाँ से, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात आपको करते हुए दिखाई देंगे, जहां पर वितरणात्मक न्याय की बात रॉल्स करते हैं, जिसमें वो कहते हैं अ थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी बुक है। इनकी जो बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस वो आती है 1971 में, और जो कि एक एनालिटिकल स्टडी थी आपकी जस्टिस पर, जो कंटेम्पररी पॉलिटिकल थ्योरीज में दी गई थी, है ना। इसमें वितरणात्मक न्याय की बात वो करते हैं और इनकी बुक का नाम याद रखिए 1971 में आई थी, कौन सी, थ्योरी ऑफ जस्टिस।
जो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत है, इसमें न्याय का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन इन्होंने प्रस्तुत किया था अपनी बुक के अंदर, और जिसमें प्रक्रियात्मक सिद्धांत के मूल सिद्धांतों पर न्याय के अपने सिद्धांत को वो दर्शाते हैं, है ना। हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑन द बेसिस टेनेंट्स ऑफ प्रोसीजरल थ्योरी जो है उनकी वो दी गई है इसमें। इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं, ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले रॉल्स का लेक्सिकल ऑर्डर आप समझ लीजिए। इन्होंने एक लेक्सिकल ऑर्डर दिया है जिसमें कि क्या है, 2A, मतलब यहाँ पर 2A, यहाँ 1 है, 1 2A, सॉरी यहाँ पर 2B है, 2B और 2A। ये क्या बात कर रहा है लेक्सिकल ऑर्डर, इसको समझ लीजिए। जो 1 है वो रिप्रेजेंट करता है आपका इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन, यानी कि रॉल्स यहाँ कहना चाह रहे हैं कि समाज में जो भी व्यक्ति रह रहे हैं, हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को समाज में या राज्य के अंतर्गत इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। हर एक कार्य के लिए सभी को समानता के साथ आप अपॉर्चुनिटीज या अवसर प्रदान करें। दूसरा बात करते हैं 2B वाले। 2B को हम क्या यहाँ समझ सकते हैं, मेरिट, जिनके पास में मेरिट है, यानी जो योग्यता रखते हैं वो व्यक्ति हैं आपके 2B। और 2A का मतलब यहाँ पर हो जाता है लीस्ट एडवांटेज, जिनके पास में बिल्कुल भी न्यूनतम, जो आपके देख सकते हैं जिनके पास में मेरिट नहीं है, उन व्यक्तियों की यहाँ पर बात की जा रही है। सो लेक्सिकल ऑर्डर बात करता है 1 2B 2A। पहले तो रॉल्स बात करते हैं कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दीजिए। इसके बाद किसकी बात करते हैं, वो कहते हैं कि फिर आप 2B को देखिए, ना कि 2A को देखिए, यानी कि जो व्यक्ति लीस्ट एडवांटेज है इनको आपको कब देखना है, बाद में देखना है। और मेरिट है जिनके पास में योग्यताएं हैं, उनको पहले देखिए आप। तो जो पीछे रह गए हैं उनको भी ध्यान दीजिएगा। स्टेट का काम क्या होना चाहिए कि जो जिनने मेरिट हासिल कर ली है, उनने, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिनने योग्यताएं हासिल कर ली है वो उनको स्टेट ऐसा फील कराए कि उन्होंने कोई गलती कर दी। अगर उनने हासिल कर ली है, वो उनके गुणों के आधार पर हासिल की है, तो उन्हें भी आपको आगे लेकर चलना है। एक एग्जाम्पल देख लीजिए। कुछ स्टूडेंट होते हैं, जैसे क्लास की हम अगर बात करें, तो कुछ स्टूडेंट होते हैं एक क्लास में जो कि बहुत ही अपना कंप्लीट सिलेबस कर चुके हैं, जैसे कि जिनका सिलेबस कंप्लीट है, सिलेबस कंप्लीट कर लिया है जिन्होंने, और पहले टाइप हो गए। दूसरे टाइप के क्या हो गए, जो कि अपने सिलेबस में पीछे रह गए हैं, जो पिछड़ गए हैं, है ना। अब इनका एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ कैसे, कि एक बार तो सभी क्लास में आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं पॉलिटिकल साइंस की, तो आप सभी इक्वल हो गए, इक्वल हो गए। फिर जिन बच्चों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उनको आपको पहले देखना है, जिन्होंने मेरिट ले ली है उनको पहले देखिए, और जो पिछड़े हुए हैं, जो पिछड़ गए हैं, उनको आपको बाद में देखना है। रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस यही कहती है, सबसे पहले इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन, इसके बाद में आपको देखना है मेरिट बेस्ड को, जिनके पास में योग्यताएं हैं, और लीस्ट एडवांटेज जो अधिकतम नहीं ले पाए हैं, जो कि सबसे निचला वर्ग है, जिनके पास में अभी पिछड़ चुके हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, उनको आपको, स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि वो उनको लास्ट में प्रायोरिटी दे। उन्होंने अपने सिद्धांत को डियोंटोलॉजिकल वो मानते हैं, अंतर सिद्धांत को, क्योंकि उसके लिए उन्होंने अधिकार अच्छे से पहले और स्वतंत्र हैं। उन्होंने परिभाषित किया है कि न्याय की सीमा के भीतर क्या अच्छा है, ये रॉल्स बताते हैं, और उन्होंने अपने सिद्धांत में न्याय को निष्पक्षता के साथ जोड़ा है। वो कहते हैं न्याय का अर्थ है उन सभी के प्रति निष्पक्ष होना जो कि लाभप्रद रहे हैं और जो एक नुकसानदेह स्थिति में है। यानी कि जो जिनके पास में मेरिट है तो उनको पहले देखिए, और जिनके पास में मेरिट नहीं है उनको भी देखना है, लेकिन प्रायोरिटी आपको देनी है 2B को। तो यही आपका लेक्सिकल ऑर्डर है 1 2B और 2A रॉल्स के अनुसार। उनका जो सामाजिक संरचना पर ध्यान जाता है, व्यक्ति पर नहीं। उनके लिए एक न्यायपूर्ण समाज वह है जिसकी मूल संरचना न्याय संगत होनी चाहिए, जो उनकी एक स्ट्रक्चर होना चाहिए सोसाइटी का। सो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो न्यायपूर्ण होना चाहिए। ये बात आपकी करते हैं कौन, रॉल्स। उन्होंने न्याय के 2 सिद्धांत की बात यहाँ पर की है, प्रत्येक व्यक्तियों को दूसरे के लिए समान स्वतंत्रता के साथ सबसे व्यापक बुनियादी स्वतंत्रता का समानाधिकार होना चाहिए। यह समानता का सिद्धांत उन्होंने दिया है। अगला हम आ जाते हैं जिसमें कि वो यही जो लेक्सिकल ऑर्डर में आपको बता रही थी, 1 2B 2A वाला, इसी की बात यहाँ पर करते हैं। लीस्ट एडवांटेज को बाद में देखिए, और जिन्होंने अपना कार्य कंप्लीट कर लिया है 2B वाले, उनको मेरिट वालों को पहले देखिए। अब आगे बढ़ जाते हैं। 3 थ्योरीज मैंने आपको जस्टिस की कंप्लीट कराई हैं आगे।
प्लेटो, एरिस्टोटल और आपके रॉल्स की। यहाँ पर रॉल्स, प्लेटो, अरस्तु, तीनों ने ही न्याय पर बहुत अच्छी अपनी थ्योरीज प्रोवाइड की हैं, जिनके थ्रू हम पॉलिटिकल साइंस में न्याय का रिलेवेंस समझ सकते हैं। तो जस्टिस एज एंटाइटलमेंट थ्योरी आपकी दी गई है बाय रॉबर्ट नॉजिक। तो इन 3 थ्योरीज के बाद में जो चौथी हमारी आ जाती है वो यही थ्योरी है आपकी जस्टिस इज एंटाइटलमेंट, यानी कि पात्रता के रूप में न्याय, जो कि रॉबर्ट नॉजिक बात करते हैं। पात्रता सिद्धांत यानी कि इनका एंटाइटलमेंट थ्योरी, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। नॉजिक्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन लॉक्स थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड थ्योरी दी है आपके जॉन लॉक ने, उसी को आगे बढ़ाते हुए नॉजिक का जो न्याय का सिद्धांत है उसी पर आधारित उन्होंने बनाया है अपना सिद्धांत, जिसमें वो कहते हैं लॉक की तरह ही नॉजिक ने भी अपना जो सिद्धांत है नाइट वॉचमैन का कॉन्सेप्ट दिया है। नाइट वॉचमैन कौन है? जैसे कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपके पास में प्रॉपर्टी है, कार है, बंगला है, गाड़ी है, जो भी चीजें हैं उसकी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए एक गार्ड होता है, जो कि उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अब जो गार्ड है वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज कि उसको उसके लिए सैलरी प्रोवाइड की जा रही है गार्ड को। तो गार्ड ये नहीं कहेगा कि मैं आपकी कार पर ऑनरशिप जताऊंगा या कार को लेकर कहीं ड्राइव पर जाऊंगा, ये सब गार्ड नहीं कहेगा, बल्कि उसको एक नाइट वॉचमैन की तरह वो कार्य करेगा आपका कौन? गार्ड। लेकिन प्रॉपर्टी के ओनर तो आप ही कहलाएंगे। तो प्रॉपर्टी आपकी है, लेकिन उसको गार्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एज अ नाइट वॉचमैन। इसी तरीके से नॉजिक कहते हैं कि स्टेट है जो कि एक नाइट वॉचमैन है, इसको भी उन्होंने वॉचमैन की ही संज्ञा दी है, जो कि आपकी प्रॉपर्टी यानी समाज, राज्य और उसके अंतर्गत रहने वाले नागरिक, उनको सबको सुरक्षा देने का काम राज्य करेगा। लेकिन वो सिर्फ एक नाइट वॉचमैन है, वो उसको ऑनर नहीं रख सकता उस प्रॉपर्टी या उस स्टेट पर, नागरिकों के ऊपर उसका अधिकार या हक नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ वो उनकी सुरक्षा के लिए ही कर्तव्यबद्ध होना चाहिए, और वो किसी भी तरीके से न्याय को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा या संसाधनों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। न्याय नहीं, यहाँ पर संसाधनों की डिस्ट्रीब्यूशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, तो स्टेट को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी तरीके से उनको संसाधनों को वितरित करे। वो सिर्फ और सिर्फ नाइट वॉचमैन का कार्य करेगा। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग कल्याणकारी राज्य का समर्थन वो नहीं करते हैं। नॉजिक क्या कहते हैं कि एक राज्य को ज्यादा कल्याण नहीं करना चाहिए, बिकॉज कल्याणकारी राज्य हस्तक्षेपवादी हो जाता है, वो अधिक हस्तक्षेप करेगा, जिससे कि व्यक्तियों को, नागरिकों को उसका हानि हो जाती है। उनके अनुसार प्रगतिशील कराधान, जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, इसको ये नकारते हैं। ये कहते हैं कि जो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति है और वो इनकम अपनी ले रहा है, इनकम कर रहा है, और उसी इनकम का सरकार क्या करती है आपसे, जैसे कि हमारा आयकर भरते हैं हम, उसी का आपसे टैक्सेशन के थ्रू, टैक्स के थ्रू, प्रगतिशील यानी कि आपका प्रोग्रेसिव टैक्स के थ्रू आपसे पैसा लेती है, और आईटी रिटर्न्स आपसे भरवाकर उसमें जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, बहुत सारी ऐसी इंडिया में भी पॉलिसीज चल रही हैं, जिनके थ्रू वो सरकार पॉलिसी बनाती है और रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है वही पैसा, जो कि कोई व्यक्ति कमाकर अपनी कमाई से वो पैसा देता है उससे। इसको नॉजिक नकारते हैं और कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है तो वो उसका हक है, और वो पैसा उसने अपने अधिकार से ही कमाया है, वो उसी का पैसा है, और सरकार या राज्य को ये लिबर्टी नहीं होती है कि वो उनसे उसका पैसा लेकर रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके। सो राज्य के पास केवल संपत्ति के संबंध में शक्तियां हैं, राज्य के नाम पर व्यक्ति की जो संपत्ति है उसके अधिकार में हस्तक्षेप कर सकता है। तो सामाजिक न्याय ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिए इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है न्याय का। नॉजिक कहते हैं संपत्ति वितरित करने के लिए स्वर्ग से नहीं गिरती है, बल्कि मानव प्रयास का एक उत्पाद होती है। रॉबर्ट नॉजिक ने अपनी पुस्तक, यानी उनकी जो एक बुक है, बुक का नाम इंग्लिश में ही याद रखिएगा, रॉबर्ट नॉजिक गिव्स द 3 थ्योरीज ऑफ एंटाइटलमेंट, स्टेट हैज पावर ओनली विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी। उनका यही मानना है, जो उनकी बुक थी ये आई थी आपकी एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, इसमें ये अपना न्याय का सिद्धांत देते हैं, जिसमें 3 तरीके की आपकी थ्योरीज देते हैं एंटाइटलमेंट स्टेट के बारे में। वो कहते हैं कि जो व्यक्तियों ने जो पैसा कमाया वो उनका खुद का है। अकॉर्डिंग टू नॉजिक, प्रॉपर्टी डज नॉट फॉल फ्रॉम हेवंस,
टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। ये जो भी पैसा आ रहा है ये कहीं भी हेवन से नहीं आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट। व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्यों के थ्रू ही वो पैसा बनता है, तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। स्टेट कैन इंटरवीन इन द मेन्स राइट टू प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ सोशल जस्टिस, करेक्ट हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, यानी कि जस्टिस नहीं करता है राज्य। इस तरीके की बातें यहाँ पर निकलकर सामने आती है। जो 3 प्रिंसिपल्स की बात हम एंटाइटलमेंट थ्योरी में करते हैं नॉजिक की, वो आप समझ लीजिए। सबसे पहला प्रिंसिपल जो देते हैं, जस्ट एक्विजिशन, एनीथिंग एक्वायर्ड विद वंस ऑन एफर्ट बिलोंग्स टू हिम। अगर कोई व्यक्ति है, न्याय संगत अधिग्रहण का सिद्धांत, किसी भी व्यक्ति ने अपने स्वयं के प्रयास से अगर कोई चीज प्राप्त की है तो वो उसी की होगी, कोई और या स्टेट उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता, पहली चीज। दूसरा ये कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ जस्ट ट्रांसफर, यानी कि इट गिव्स द होल्डर द राइट टू ट्रांसफर द होल्डिंग एज पर हिज ऑन वॉलेंट्री डिसीजन एंड दैट मेक्स इट अ जस्टिस ट्रांसफर, यानी जस्ट ट्रांसफर। इसका अर्थ होता है कि धारक जो है अपने स्वैच्छिक निर्णय के अनुसार जो अब उसकी प्रॉपर्टी है उसको स्थानांतरित करने का अधिकार उसको देता है। जस्ट ट्रांसफर यानी कोई आपने चीज कमाई है तो वो आपकी है, अगर आप इच्छा से किसी व्यक्ति को उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये न्याय संगत हस्तांतरण माना गया है अकॉर्डिंग टू नॉजिक, यानी कि जस्ट ट्रांसफर कहलाएगा प्रिंसिपल ऑफ जस्ट ट्रांसफर के तहत। अगला ये बात करते हैं, तीसरा प्रिंसिपल जो है इनका, प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन। अगर ये 1 और 2 की बात हम करें, जस्ट ट्रांसफर और जस्ट एक्विजिशन, इनको बार बार जो आवेदन के अलावा कोई भी जो होल्डिंग का हकदार नहीं है, नॉजिक के अनुसार कि बार बार इनको आप रेक्टिफाई करते रहिए। नो वन इज एंटाइटल टू होल्डिंग एक्सेप्ट द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ 1, 2। आप बार बार इनको दोनों ही प्रिंसिपल्स को रेक्टिफाई करते रहिए, जिससे कि केवल जब वितरण अन्यायपूर्ण जब होगा तो उसका पुनर्वितरण का सिद्धांत लागू होता है। यानी कि नॉजिक कहते हैं कि ओनली व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज अनजस्ट, जब भी व्यक्ति किसी तरीके से अन्यायपूर्ण तरीके से प्रॉपर्टी अर्जित करेगा या किसी की प्रॉपर्टी पर हक जमाएगा, तो ये आपका जो सिद्धांत है रिडिस्ट्रीब्यूशन का, ये अप्लाई होगा। ये 3 तरीके के नॉजिक के सिद्धांत हैं जो कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं अपने सिद्धांत में न्याय को। अगला हम देख लेते हैं, हमने चारों जो थ्योरीज थी, मेन इंपॉर्टेंट थ्योरीज जस्टिस को लेकर, उनको कवर कर लिया है। आगे हम कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव भी समझ लेते हैं, जिसमें कि माइकल वॉल्जर और माइकल सैंडल ने अपना सिद्धांत दिया है। इनकी बुक आती है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, जिसमें ये आइडिया देते हैं आपका इंक्लूसिव थ्योरी ऑफ जस्टिस का, और जिसमें कहते हैं कि स्फीयर्स ऑफ जस्टिस में न्याय का एक समावेशी सिद्धांत प्रोवाइड करते हैं। वॉल्जर कहते हैं सदस्यों द्वारा दिए गए विभिन्न सामाजिक अर्थों के अनुसार अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग वितरित किया जाना चाहिए, है ना। वॉल्जर का क्या कथन है, different goods ought to be distributed differently according to the different social meaning given by members, यानी कि जो व्यक्ति को अलग अलग वस्तुएं हैं उनको अलग अलग ही वितरित करना चाहिए। ये सिद्धांत जो बहुलवादी के रूप में इन्होंने दिया है, अलग अलग सामाजिक वस्तुओं को अलग अलग ही डिस्ट्रीब्यूट करें और अलग अलग प्रक्रियाओं के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करें, इस तरीके की बातें यहाँ पर करते हैं। और ये सभी अंतर सामाजिक समूह को हर अलग तरीके की समझ से ही प्राप्त होते हैं। इतिहास और संस्कृति में ये अंतर करते हैं और अनिवार्य उत्पाद इसको बताते हैं। उनके अनुसार न्याय एक अमूर्त अवधारणा नहीं है, यही वह है जिसके लोग सदस्यता लेते हैं, यानी कि according to them justice is not an abstract concept, it is what happen people subscribe to, यानी कि व्यक्तियों की, लोगों की सदस्यता से है जस्टिस की अवधारणा को ये मूर्त अवधारणा का रूप देते हैं माइकल वॉल्जर। न्याय के प्रत्येक क्षेत्र को माल के वितरण के लिए अलग अलग क्षेत्र के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं और न्याय का प्रत्येक क्षेत्र अपने आप में स्वतंत्र है, ऑटोनोमस है, इनका ये मानना है। एक वस्तु की आवश्यकता और माल का वितरण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और समुदाय से, मतलब एक से दूसरे समुदाय में अलग अलग हो सकता है। इसलिए न्याय का एक सार्वभौमिक वितरण सिद्धांत ना तो संभव है और ना ही उचित है। आप ये नहीं कर सकते कि यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हो जस्टिस का, ये जरूरी नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है। इसीलिए ये माइकल वॉल्जर या ये लोग जो थिंकर्स इसको सपोर्ट करते हैं, इनका मानना है कि आप सार्वभौमिक वितरण सिद्धांत नहीं ला सकते हैं न्याय के लिए, ये क्योंकि हर एक सिचुएशन में अलग तरीके से न्याय हो सकता है।
तो समुदाय, अगर ये वे समुदाय है जो स्वयं को आकार देता है, इसीलिए न्याय की अवधारणा माइकल सैंडल ने अपनी बुक जो की थी लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस में रॉल्स की जो न्याय का सिद्धांत है उसकी आलोचना की है ना। ये क्या कहते हैं अपनी बुक में लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस में क्रिटिसाइज करते हैं रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को, जिसमें वो लीस्ट एडवांटेज व्यक्तियों को बाद में देखने की बात करते हैं। अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम अगली थ्योरी एक और है जो कि फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट की बात करती है जस्टिस को लेकर, जिसमें कि नाम उल्लेखनीय सुजान मोलर ऑकिन का, कैरोल गिल्गिन का और आपके कैरोल पेटमैन का। ये भी न्याय जो है नारीवादी अवधारणा को सपोर्ट करता है और ये बात करते हैं लिंग के प्रश्न को इससे जोड़कर देखते हैं। अपनी पुस्तक इनकी जो बहुत फेमस बुक है जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, इसमें ये कहते हैं कि जो परंपरा, सामाजिकरण और भूमिका निर्धारण सभी लैंगिक हैं, जिससे स्थिति और अधिकारों में असमानता होती है। जहां तक न्याय का सवाल है, एक मानक रूप अपनाती है ना। लैंगिक परिवार लैंगिक असमानता का मूल कारण है जो उनके लिए अन्याय है। मतलब कि जो भेदभाव देखने को मिलता है आपका लिंग के आधार पर, उसकी यहाँ पर फेमिनिज्म जो फेमिनिस्ट थिंकर हैं वो बात कर रहे हैं। और सुधारवादी के रूप में असमानता, अन्याय और अनुचितता के निजी स्रोतों को संबोधित करने की कोशिश भी इसमें की जाती है। उनके अनुसार सार्वजनिक निजी विभाजन अन्याय और असमानता का प्रमुख स्रोत है। यानी कि ये कहते हैं पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन जो होता है उनके अनुसार वो है मेजर सोर्स आपका इनजस्टिस का और इनइक्वालिटी का। ये इसको मानते हैं। न्याय की जो मूल इकाई मानते हैं इन लोगों के अनुसार, यानी फेमिनिस्ट थिंकर के अनुसार, वो है परिवार। यहीं से स्टार्ट होता है अन्याय और उनके लिए परिवार में न्याय और समानता बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। इस प्रकार सुजान मोलर ऑकिन का कथन है, जो अवधारणा है पुरुषों और महिलाओं के बीच में असमानता से इसको जोड़ते हैं। वो कहते हैं Okin relates the concept of justice to the inequalities between men and women. जो भेदभाव इन दोनों कैटेगरीज में देखने को मिलता है उसकी बात यहाँ पर आपके सुजान मोलर ओकिन करते हुए दिखाई देते हैं। कैरोल पेटमैन का नाम भी आप देख लीजिए, फेमिनिस्ट थिंकर हैं जो कि आपके सपोर्ट करते हैं फेमिनिज्म को। सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट इनकी बुक है जिसमें ये क्या कहते हैं आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया देते हैं, सामाजिक संपर्क का आइडिया यहाँ पर देते हैं। लिबरल आइडिया इन्होंने दिया है और उदारवाद के जो विचार है उसको ये चुनौती देते हुए आपको दिखाई देते हैं। सामाजिक अनुबंध में महिलाओं को वार्ताकार के रूप में शामिल नहीं करने के लिए उदारवादियों की आलोचना करते हैं। जहां पर जो भी संविदात्मक अनुबंध सिद्धांत आया था उसमें उन्होंने वुमेन्स को नेगोशिएटर्स के तौर पर नहीं देखा था। अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी में उन्होंने महिलाओं को किसी तरीके के कोई राइट्स नहीं दिए थे। आपके जो प्राकृतिक अधिकारों की हम बात करें, क्लासिकल जो थिंकर्स हैं यहाँ पर उनकी बात हो रही है, तो इन्होंने उन्हीं को क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि महिलाओं को भी आप पुरुषों के समान अधिकार देते। वे कहती हैं कि महिलाओं को हल्के में लिया गया है और वे महिलाओं की पसंद को परिवार के मुखिया या पति के समान मानते हैं। दे कंसिडर द चॉइस ऑफ वुमन द सेम एज द हेड ऑफ द फैमिली और हस्बैंड। यानी कि जो एक डोमिनेंस देखने को मिलता है पुरुष प्रधान समाज में, और इस पुरुष प्रधानता के चलते जो डिसीजंस महिलाओं के हस्बैंड्स या उनकी फैमिली का मुखिया जो ले लेता है उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है महिलाओं को। इस तरीके की फेमिनिस्ट रेडिकल व्यू रखते हैं आपके कैरोल पेटमैन। जो उनका एक और बुक आती है सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें वो क्या कहते हैं स्वतंत्रता और अधीनता की मूलभूत राजनीतिक समस्याओं पर भी वो प्रकाश डालते हैं। इसी तरीके से कैरोल गिल्गिन का नाम भी आप देख लीजिए, जो इनकी बुक है इन अ डिफरेंट वॉइस, जिसमें वो देखभाल आधारित जो आपकी केयर बेस्ड मोरालिटी की बात करते हुए नजर आएंगे और एंड जस्टिस बेस्ड मोरालिटी की बात यहाँ पर ये करते हैं। अकॉर्डिंग टू हर, इंस्टेड ऑफ लिबर्टी एथिक्स ऑफ केयर शुड बी थियोट ऑफ प्रायोरिटी। यानी कि जो एथिक्स ऑफ केयर की बात करते हैं आपके कैरोल गिल्गिन, उनके अनुसार स्वतंत्रता के बजाय देखभाल की नैतिकता को सर्वोच्च रूप से प्राथमिकता देनी होगी, जिससे कि आपको न्याय मिल पाएगा। एक ग्लोबल जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो कि थॉमस पेक देते हैं, थ्योरी ऑफ ग्लोबल जस्टिस, जिसमें कि ये क्या कहते हैं कि थॉमस पोक कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर हमको न्याय के सिद्धांत को अप्लाई करना होगा। नैतिक प्रश्नों का भी ये यहाँ पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं गरीबी की उनकी
मुख्य चिंता और इसके निर्दयी परिणामों के बारे में यहाँ पर ये चर्चा हमको करते हुए दिखाई देते हैं। वैश्विक तौर पर हमको न्याय को अप्लाई करना है। वैश्विक व्यवस्था की प्रकृति के बारे में बात करते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि जो अमीर देश हैं, उनके नेताओं द्वारा प्रचारित इसको कर दिया गया है और गरीब देशों के जो नेताएं हैं, उनके द्वारा इसको समर्थन दे दिया जाता है। तो लगातार गरीबी और सामाजिक अन्याय बढ़ता जा रहा है और इसका मुख्य कारण यही है, जो कि ग्लोबल लेवल पर आपकी बात कर रहे हैं गिलिगिन, है ना, सॉरी थॉमस पोग, है ना। ये क्या कहते हैं, यहाँ तक हो गया था आई थिंक, इसके बाद से, है ना। उनके अनुसार जो मानवीय कष्टों की विशेषताएं हैं, जिससे कि भयावह आंकड़े कहते हैं भाई ये कि महिलाओं और रंग के लोगों की संख्या अधिक है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं फीमेल्स एंड पीपल ऑफ कलर आर मोर इन नंबर्स। पोप रिफ्यूज द रिलेशन rationalization of the development economist who state that poverty persists because of domestic reasons like bad governance, sexist culture आदि। ये कह रहे हैं कि अर्थशास्त्रियों के युक्तिकरण का खंडन करते हैं, जो विकासवादी धारणा रख रहे हैं, जो कहते हैं कि गरीबी घरेलू कारणों जैसे कि खराब शासन, सेक्सिस्ट संस्कृति के कारण बनी हुई है। इसका ये विरोध करते हुए कहते हैं कि वैश्विक व्यवस्था जो होती है ना, वहां पर प्रकृति के बारे में, वैश्विक प्रणाली की जो प्रकृति है उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें कहते हैं कि जो अमीर देश के नेता हैं, इसको इंग्लिश में समझा देती हूँ। इंस्टेड ही टॉक अबाउट द नेचर ऑफ ग्लोबल ऑर्डर प्रमोटेड बाय द लीडर्स फ्रॉम द रिच कंट्रीज एंड सपोर्टेड बाय द लीडर्स ऑफ पुअर कंट्रीज एज द मेन रीजन, यानी कि यही मेन कारण है जिससे कि परसिस्टिंग पुअर्टी एंड सोशल इनजस्टिस, सोशल इनजस्टिस देखने को मिलता है, क्योंकि जो गरीब देश के नेता है उन्होंने उन अमीर देश के नेताओं द्वारा जो प्रचारित किया गया है उसको ही फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। थॉमस पोप जो कि अपनी बुक है उनकी वर्ल्ड पुअर्टी एंड ह्यूमन राइट्स कॉस्मोपॉलिटन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिफॉर्म्स में इन्होंने क्या कहा है, वैश्विक न्याय प्राप्त करने की जिम्मेदारी समृद्ध देशों के सुविधाजनक नागरिकों के हाथों में आती है। यानी कि जो भी आप अचीविंग करते हो आपका ग्लोबल जस्टिस, उसका जो फॉल्स इन द हैंड ऑफ एडवांटेज सिटीजन ऑफ द इन्फ्लुएंस कंट्रीज जो होती हैं उनके नागरिकों के हाथों में आती है। इसका उपाय होता है कि आप व्यवस्था में सुधार करें, जो संस्थागत व्यवस्था में सुधार निहित है, और वैश्विक संसाधन जो होते हैं उनका गरीबी और सामाजिक अन्याय के उन्मूलन में काम करना जरूरी होगा। इसके बाद में सोशल लिबरल्स जो होते हैं, अमर्त्य सेन जैसे जो थ्योरी देते हैं जस्टिस की, सामाजिक उदारवाद को हम समझें अगर, तो अमर्त्य सेन ने अपनी जो बुक है आइडिया ऑफ जस्टिस, इसको इंग्लिश में याद रखिएगा आप, थ्योरी ऑफ जस्टिस में जो इनकी बुक आती है आइडिया ऑफ जस्टिस, जिसमें कहते हैं कि रोल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है निम्नलिखित आधारों पर उसको क्रिटिसाइज करते हैं। पहला, न्याय के किसी भी अंतिम विचार के लिए प्रयास करना व्यर्थ है, जो सभी को स्वीकार हो वह नहीं मानते हैं कि न्याय प्रक्रिया का एक उत्पाद है। यानी कि जो आपके अमर्त्य सेन है डज नॉट बिलीव दैट जस्टिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रोसीजर, प्रक्रिया के आधार पर न्याय को ये नहीं मानते हैं। इस तरीके की बातें आपके अमर्त्य सेन करते हुए नजर आते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास, आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। आई थिंक कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया है न्याय की अवधारणा से रिलेटेड, जो भी आपको मेन थ्योरीज मैंने आपको कवर कराई हैं, जो मेन थिंकर्स की थी, उनको आप कवर करिएगा और इनको रिवाइज करिएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। सो अगली क्लास में हम मिलेंगे। हमारा जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले से आप डाउनलोड कीजिए, हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको फॉलो कीजिए, और हमारा फेसबुक पर हमको फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, साथ साथ व्हाट्सएप जो हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी टेस्ट सीरीज और सारी चीजें एक स्थान पर अवेलेबल हैं, इसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर पीडीएफ वगैरह के लिए आप हमसे जुड़िए, आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी। कॉन्टेक्ट नंबर जो दिया गया है इस पर कॉन्टेक्ट कीजिए। एमपी सेट कंप्लीट कोर्स के लिए आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर डिटेल ले सकते हैं और इस कोर्स को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में हम अगले कॉन्सेप्ट के साथ में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।